शुक्रिया रजत जी। करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि इस बार भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विंटर वाली तगड़ी तैयारी दिखाई देगी। इस वक्त एलएसी पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जबरदस्त मिलिट्री बिल्डअप हुआ है। लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज में इंडियन आर्मी एक्स्ट्रा ट्रूप्स की तैनाती करने जा रही है। डेमचोक और डेप्सांग में अभी से सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। नवंबर और दिसंबर में लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज में ठंड अपने चरम पर होगी। -40 से -30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। अक्टूबर अभी शुरू हुआ है और वहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। इतनी ठंड में चाइनीज सोल्जर्स के लिए फॉरवर्ड एरियाज में रहना मुश्किल है, जबकि हमारे जवानों को इसकी आदत है। यह हुआ कैसे? यह हुआ इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 साल में नरेंद्र मोदी ने फौजी भाइयों के लिए बहुत सारे फैसले किए। दिवाली फिर आने वाली है। इस बार भी हमारे पास खबर है कि प्रधानमंत्री 2021 में भी अपनी दिवाली नई दिल्ली में नहीं, फौजी भाइयों के साथ ही मनाएंगे। राहुल गांधी जैसे कुछ नेता चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, जवानों को लेकर अनाप शनाप बातें फैला देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। जवानों को लेकर, फौज को लेकर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, आज हम आपको यह बताएंगे। यह कोई आज की बात नहीं है। जब पीएम मोदी ना पीएम थे ना सीएम थे, तब भी वो फौज की बातें किया करते थे। दिल्ली में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और बॉर्डर पर सैनिकों के बीच सोल्जर। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश की सेना में जरूर होते। मोदी के लिए सेना और सेना की यूनिफॉर्म के मायने सर्वोपरि है। मोदी से पहले भी प्रधानमंत्री आए, लेकिन फौजी के हर इमोशन को समझने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी सख्त हैं, कैमरे पर दिखता है, मगर मोदी को जानने वालों को पता है देश के सैनिकों के साथ उनका एक पर्सनल कनेक्ट है। त्योहारों के सीजन में आप छुट्टियां मनाते हैं, मगर मोदी बॉर्डर पर सैनिकों के साथ वक्त बिताते हैं। यह मोदी का सबसे बढ़िया वक्त होता है। सोल्जर्स के साथ मोदी का यह कनेक्ट आज से नहीं, पिछले 7 सालों से नहीं, पिछले 20 सालों से लगातार दिख रहा है, हर बार दिख रहा है। प्यारे जवानों, आप सबको बड़ा सरप्राइज हुआ होगा कि मैं आज आपको बिना बताए आपका मेहमान बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच मेहमान कैसे बन सकता हूं, और मेरा लगाव भी है, आप लोगों के साथ मेरा लगाव भी है। हमारे यहां त्योहार परिवारजनों के साथ मनाए जाते हैं, तो मैं भी मेरे इन परिवारजनों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने आया हूं। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं, और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं। अगर कोई मोदी का एल्बम बनाएगा और उस एल्बम में मोदी की पसंदीदा तस्वीर सैनिक शिविर वाली ही होगी। 1 या 2 साल से नहीं, कई सालों से मोदी यही करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, आप ही मेरा परिवार है। जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है, मिलाना पड़ता है। मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है आपसे हाथ मिलाता हूं। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं,
उन पर देश की नजर। बहुत लोग कह सकते हैं कि मोदी तो पिछले 7 साल से पीएम है, सैनिकों के बीच जा सकते हैं, इसमें नया क्या है? मगर मोदी जब नेता नहीं थे, एमपी नहीं थे, गुजरात के सीएम नहीं थे, देश के पीएम नहीं थे, तब भी उनके लिए सोल्जर्स फर्स्ट हुआ करते थे। 1999 करगिल वॉर की तस्वीरें देख लीजिए। मोदी फ्रंट लाइन पर भी पहुंचे और घायल जवानों के कंधों पर अपना हाथ भी रखा। देश में नेता हजारों हैं, लेकिन कितने नेता ऐसे हैं जो सैनिकों के पास बार बार जाते हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो भी दिवाली सैनिकों के साथ ही मनाई। उस वक्त भी मोदी देश के जवानों से वैसे ही मिलते थे जैसे आज प्रधानमंत्री के तौर पर मिलते हैं। गवाही के लिए 2003 की तस्वीरें हैं। भारतीय सेना की आर्मर्ड व्हीकल थी और उसके भीतर मोदी थे। 2006 में मोदी वायुसेना के पराक्रम के गवाह बने। 2009 में उनकी ये तस्वीरें सामने आई। तब मोदी ने कच्छ और बनासकांठा में भारत पाक बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ ऑन ग्राउंड पेट्रोलिंग भी की। और जब मौका मिला तो रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर सवार होकर बॉर्डर के उस पार की हलचल भी नोट की। मोदी सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं रहे, जवानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी दूर की। जब मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था, सीमा पर जाना मेरा स्वभाव था। बीएसएफ के जवान हो, सेना के जवान हो, मैं दिवाली उनके बीच मनाया करता था। जब एक बार गुजरात की सीमा पर जाकर के बीएसएफ के जवानों के साथ बैठा तो ये बीएसएफ के जवान पीने के लिए पानी सैकड़ों कैमल, सैकड़ों ऊंट पानी ढोकर के लाते थे। तब ये रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवानों को पीने का पानी मिलता था। उस दर्द को मैंने भली भांति अनुभव किया। पाइपलाइन लगाई 700 किलोमीटर दूर। जिस दिन मैं पानी लेकर के, नर्मदा का पानी लेकर के पहुंचा, मैंने बीएसएफ के जवानों के चेहरे पर वो खुशी देखी थी। मोदी और सेना की मुलाकात वाली स्टोरी शुरू कब हुई? कब मोदी को लगा कि वो देश के सैनिकों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? इसका जिक्र खुद मोदी ने किया था। आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ में बीच। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक महसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह। तो मैं भी चला जाता था, तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। तो कभी उस दिशा में सोचता था। 1962 युद्ध के समय फौजियों को स्टेशन पर चाय पिलाने वाला एक लड़का देश के बॉर्डर पर जाना चाहता था, लेकिन ना ट्यूशन के पैसे, ना कोचिंग के पैसे, सैनिक स्कूल तक पहुंचते कैसे? मोदी करते तो क्या करते? इच्छा तो थी, संसाधन नहीं थे। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने अपना, अरे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारियाँ मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, तो ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था। संयोग से 1962 में ही देश के सैनिक स्कूलों में एनसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया।
मोदी का टारगेट पहले से सेट था, इसलिए छोटी सी उम्र में ही उन्होंने एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स ज्वाइन कर ली। लेकिन उन्हें कभी दिल्ली आने का मौका नहीं मिला, मगर जो कैडेट दिल्ली आए वो मोदी के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। मैं भी एनसीसी में कैडेट रहा तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जहां से मुझे शिस्त के, देशभक्ति के और समूह जीवन के संस्कार मिले, उस माहौल में दोबारा एक बार आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं एनसीसी कैडेट रहा, लेकिन दिल्ली आने के लिए हमारा सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी स्कूल से एक सुमन चौधरी नाम का लड़का जो कैडेट था, उसको दिल्ली आने का मौका मिला था 26 जनवरी के लिए, और वो हमारी स्कूल का हीरो था। जब वो दिल्ली से वापस आया, सारी स्कूल उसको मिलने जाना, पूछने जाना, अनुभव सुनना, और हम उसे देख करके बड़ा गौरव अनुभव करते थे। फौज के प्रति मोदी के लगाव की शुरुआत बचपन में हुई। यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1962 ने मोदी के दिल और दिमाग पर कितना गहरा असर किया था, इसका किस्सा भी मोदी ने नम आंखों और कांपते होठों से सुनाया था। 62 के वॉर के बाद दिवाली के दिन थे, तो लोग मिठाई के पैकेट फौज को भेजते रहते थे। कोई भी पता मिल जाए तो ठीक है ना, देश के आर्मी के जवान ऐसा करके भेज देते थे। पहुंचते पहुंचते शायद वो खराब भी हो जाए, लेकिन भक्ति भाव से पहुंचते थे। मैंने कभी सुना था कि बड़ौदा से एक बेटी ने किसी जवान को मिठाई भेजी, अपना पता भी उसमें डाल दिया साथ साथ। जिस जवान के पास वो मिठाई पहुंची, साथ में वो पता भी पहुंचा, और बाद में मुझे पता चला कि जीवन भर उस फौजी ने उस बहन को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार दिया। 1971 आते आते मोदी का देश के सैनिकों के प्रति लगाव और सम्मान अपने चरम पर पहुंच गया। 22 साल की छोटी सी उम्र में मोदी जेल भी गए और गिरफ्तारी भी दी। मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। और यहीं से मोदी के सैन्य प्रेम की कहानी परवान चढ़ी। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने 2013 में स्वतंत्रता दिवस पर सीधे भुज से पाकिस्तान को चैलेंज भी किया और तत्कालीन केंद्र सरकार को यह भी बताया कि इंडियन आर्मी का हौसला कैसे बढ़ाना है। आज प्रधानमंत्री जी से ये बात सुनने को न मिली। मैं ये तो मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हुए, पड़ोसियों के संबंधों को देखते हुए इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री के स्तर पर क्या बोला जाना चाहिए, इस बात को मैं भली भांति समझता हूं। लेकिन हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, हमारी सेना का आत्मविश्वास बुलंद हो, कम से कम प्रधानमंत्री के पास से इस भाषा की अपेक्षा ये देश करता है। देश के जवान मारे गए हैं और तब जाकर के देश की सेना के मनोबल को एक शक्ति देने वाली बात होनी चाहिए। लाल किला पाकिस्तान को ललकारने की जगह है, ऐसा मैं नहीं मानता और नहीं हमने उसमें समय गंवाने की जरूरत है। लेकिन लाल किला
हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाने का तो सर्वोत्तम जगह है, ये मेरा विश्वास है, और देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। 2014 में मोदी गुजरात से दिल्ली आ गए और आते ही कह दिया सेना को बारूद भी मिलना चाहिए, पेंशन भी मिलना चाहिए और सैनिक का सम्मान भी होना चाहिए। मैंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी, याद है? कही थी, याद है? OROP की बात कही थी, याद है? भाइयों बहनों, ये मामला 42 साल से लटका हुआ था, 42 साल से, 4 दशक इतनी सरकारें आके गई, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी को हाथ नहीं लगता। हर कोई कहता था हाँ देश के लिए जवान मरते हैं, सरकार का दायित्व, हर कोई कहते थे, लेकिन करने के लिए हर किसी को कठिनाई महसूस होती। 26 मई को इस सरकार का जन्म हुआ, उसी दिन से हमने काम चालू किया और कल हमने घोषणा की तो भी सरकार बनने के तुरंत बाद 1 जुलाई गिनने के लिए उचित रहती है, तो हमने 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय कर दिया। भाई, पहले के प्रधानमंत्री फौज को लेकर सम्मान तो रखते थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जोश भरने का काम मोदी ने ही किया। प्रधानमंत्री पहले भी आए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक नया आइडिया दिया। मेरे फौज के लोग जाते हो कहीं भी, हर समय युद्ध के समय उनको याद करें, वो ठीक नहीं है। 24 घंटे उनके प्रति हमारे मन में आदर रहना चाहिए, उनके प्रति भक्ति भाव रहना चाहिए। क्या आप लोग कभी भी इस प्रकार से फौजियों को आते जाते देखेंगे तो तालियों के गड़ाहट से उनका सम्मान करेंगे? भूल तो नहीं जाएंगे? और इस आइडिया के बाद जब जब जहां जहां से सैनिकों का कारवां गुजरता है, तालियां नहीं रुकती। पहले सीएम और फिर पीएम के तौर पर मोदी का पूरा फोकस इसी बात पर रहा कि देश अपने बहादुर बेटों को दिन रात सुबह शाम याद रखे। मोदी की स्पीच का लोकेशन कोई भी क्यों ना हो, हर जगह एक बात कॉमन होती है, देश के लिए बाकी सब पीछे, पहले नंबर पर देश के सैनिक ही रहेंगे। आप लोग तो सब गूगल गुरु वाले हैं ना? है आपका गुरु गूगल है ना? तो कभी गूगल गुरु को पूछा है कि हमारे देश में सेना में जो भिन्न भिन्न प्रकार के सम्मान मिलते हैं उसकी परिभाषा क्या है, कब शुरू हुए और अब तक कितने वीरों ने बलिदान दिया है? सिर्फ देश के फौज के प्रति सम्मान हो इतना इनफ नहीं है। उनको देखते ही हमारा सीना एकदम से फूल जाए ऐसा नहीं, इतना इनफ नहीं है। ये कितना बड़ा त्याग करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कैसे कैसे बलिदान दिए हैं, उन चीजों को जानने का प्रयास करना चाहिए। सोचिए, हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, हिंदुस्तानी सेना ने 4 जंग लड़ ली, करगिल में पाकिस्तान को मात दे दी, लेकिन दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बने, देश के शहीदों का नाम हमेशा के लिए अमर रहे। ये बात मोदी ने ही सोची। पुराने प्रधानमंत्री तो अपने परिवार के लोगों के लिए ही स्मारक बनाने में व्यस्त रहते थे। नई दिल्ली में शहीद सैनिकों का मेमोरियल मोदी ने ही बनवाया। बीते दशकों में 1-2 बार प्रयास हुए, लेकिन कुछ ठोस नहीं हो पाया। आपके आशीर्वाद से साल 2014 में हमने राष्ट्रीय समर स्मारक बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की और आज तय समय से पहले इसका लोकार्पण भी होने वाला है। यही नहीं, गुजरात के बनासकांठा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद वाघा अटारी सीमा के पैटर्न पर एक भव्य प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मोदी ने गुजरात के नए सीएम को इसे कंप्लीट करने का टास्क अभी से सौंप दिया है। इंडो पाक बॉर्डर पर स्थित नड़ा बेट का ये है आखिरी पॉइंट, फेंसिंग पॉइंट, इसको 0 पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ आकर के भारत की सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है। और आपको बता दें कि इसको खास तौर पे
टूरिस्ट के जो पैकेजेस हैं उसमें इंक्लूड किया गया है। स्पेशल बसेस जो होंगी वो टूरिस्ट को लेकर के यहाँ इस पॉइंट तक आएंगी और यहाँ पे उनके लिए कुछ अट्रैक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं, एम्फी थिएटर बनाया जा रहा है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे बाकायदा ये डिस्प्ले किया हुआ है कि कैसे अलग अलग टेरेन्स में, जैसे ये पहला जो सेक्शन है ये गुजरात का जो बॉर्डर है उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। गुजरात के बॉर्डर पे बीएसएफ किस तरह से मैनिंग करती है बॉर्डर की, किस तरह से हमारे जवान किन परिस्थितियों में काम करते हैं। अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये राजस्थान का जो बॉर्डर है, थार का जो डेजर्ट वाला एरिया है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है और उसका एक मॉडल यहाँ पेश किया है। अलग अलग जो हमारे बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान से लगते हुए। इसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको मिलेगा ये पंजाब का बॉर्डर। पंजाब का जो हमारा बॉर्डर है उसमें कैसे हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उसकी जो टेरेन की ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप आगे आएंगे तो ये कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जहाँ से बीएसएफ का पेट्रोलिंग शुरू होता है उसको रिफ्लेक्ट किया हुआ है। उन परिस्थितियों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बता दूं कि पूरा जो ये म्यूजियम है ये डेडिकेट किया हुआ है बीएसएफ को और यहाँ पे अभी इनफैक्ट काम चल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो ये म्यूजियम है उसमें बीएसएफ की एक एक एक्टिविटी को बहुत ही बारीकी से रिफ्लेक्ट किया गया है। सेना की बात हो तो मोदी फाइल रोकते नहीं, स्पीड से क्लियर करवाते हैं। मोदी के आने से पहले सेना बार बार कहती थी फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए और सरकार फाइल पर बैठी रहती थी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की कमी थी, फाइल नहीं घूम रही थी, लेकिन मोदी के आते ही सारी फाइल्स को क्लियरेंस मिलती चली गई। वायुसेना हर प्रधानमंत्री से लड़ाकू विमान मांग रही थी, लेकिन राफेल मिला मोदी के टाइम में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर तो गरजते थे, लेकिन चीन वाला टॉपिक आते ही चुप हो जाते थे। सोचिए, चीन बॉर्डर तक सड़क बनाता गया और पहले की सरकारें देखती रही, लेकिन मोदी ने चीन के सामने टैंक खड़ा करने का ऑर्डर दे दिया। 2021 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की 140 देशों के लिस्ट में भारत चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका है। और यह ऐसे ही नहीं हुआ। जब मोदी को लगा कि भारत के दुश्मन कुछ ज्यादा ही ड्रोन हमले कर रहे हैं, तो अमेरिका पहुंचते ही मोदी ने जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से मीटिंग करके कहा कि ड्रोन दो, प्रेडेटर ड्रोन भारत आ रहे हैं, ताकि जान पे भी नहीं खेलेंगे और ड्रोन से ही दुश्मनों को मार गिराएंगे। मोदी को यह भी पता है कि मांगी हुई टेक्नोलॉजी से भारत सुपर पावर नहीं बन सकता, इसलिए अब देश में ही सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं। बॉम्ब से लेकर मिसाइल्स तक सब पर काम चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना ने 14,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी मिसाइल और हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। मेक इन इंडिया को और बूस्ट देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 7,523 करोड़ रुपए की लागत से युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A के 118 यूनिट को खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसका निर्माण हैवी व्हीकल फैक्ट्री करेगी। खास बात यह है कि अर्जुन टैंक पूरी तरह से भारत में निर्मित है और इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने उसे सेना को सौंपा है और सेना को मजबूत करने वाली हर कड़ी के लिए काम तेज रफ्तार से हो रहा है। 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं। एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है। सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है। तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटबैंड से हो, ये कैसे संभव हो सकता है? मगर मोदी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो लॉन्ग टर्म प्लान पे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना हाईटेक होगी, अपने दम पर हथियार बनाएगी, उधार की तकनीक पर नहीं, अपनी ताकत पर लड़ेंगे। अब पाकिस्तान की सेना से कोई मुकाबला नहीं है।
गलवान के बाद जो हुआ, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने सेना का साथ दिया, उसके बाद चीन अब हिंदुस्तान की सेना से डरता है और डराने वाली मोदी की लीडरशिप है। एक आखिरी बार, आपने वैसे तो देश के पहले के प्रधानमंत्रियों को भारत की सेना के तीनों अंगों को सैल्यूट करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे सटीक सैल्यूट मोदी ही करते हैं, क्योंकि मोदी को असल जानकारी है। भारतीय सेना को पूरी हथेली दिखाकर यानी खुले हाथों से सैल्यूट किया जाता है। मोदी का परफेक्शन आपके सामने है। भारतीय नौसेना को सैल्यूट करते वक्त पंजा नहीं दिखता, हाथ पूरी तरह से नीचे की ओर मुड़ा होता है। मोदी इसे भी परफेक्शन के साथ करते हैं। और भारतीय वायुसेना को सैल्यूट के दौरान हाथ और जमीन के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है। मोदी ये सैल्यूट भी परफेक्ट करते हैं। ये होता है देश की आर्म्ड फोर्सेस का सम्मान, और ये तब होता है जब आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। एक लाइन में कहें तो सैनिक को सैल्यूट करने से लेकर जवानों का ख्याल रखने तक, हौसला बढ़ाने से लेकर हथियार देने तक, बॉर्डर पार कर सर्जिकल स्ट्राइक का ऑर्डर देने से लेकर एयर स्ट्राइक का रिस्क लेने तक, ये सब हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है और किया है नरेंद्र मोदी ने। सबसे बड़ा फर्क याद कीजिए, पाकिस्तानी F-16 को गिराने के बाद पायलट अभिनंदन कुछ देर के लिए पाकिस्तान के कब्जे में थे, लेकिन पसीना इमरान खान को छूट रहा था। अभिनंदन को सही सलामत हिंदुस्तान लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।